बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, आपका और हमारा ये रिश्ता इस कार्यक्रम के माध्यम से दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है और कहते हैं जहाँ रिश्तों में अपनापन हो, गहराई हो, वहाँ समझदारी भी बेहतर होती है। तभी तो हम आपकी बातों को समझकर, आपकी समस्याओं को समझकर कार्यक्रम तैयार करते हैं और लेकर आते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक कृषि विशेषज्ञ से, जो स्टूडियो में बैठे आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे बातें करें, चलिए देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के मछली पालकों को 90% अनुदान पर मछली बीज देने की है योजना। गुमला के मछली पालकों के लिए चलाई जा रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से जिले के प्रशिक्षित मछली बीज उत्पादकों को 90% अनुदान पर मछली बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे लाभ लेने का शर्त यह है कि मछली बीज उत्पादक रांची स्थित मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र धुरवा या डोरंडा से प्रशिक्षण प्राप्त हो। लाभुक को मछली बीज की कुल कीमत का सिर्फ 10% राशि भुगतान करना होगा। इसके अलावे 100% अनुदान पर मछली के लिए चारा और जाल भी ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए कोडरमा जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मछली पालन को रोजगार के रूप में अपनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए गुमला जिला में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि करना है। साथ ही तकनीक एवं आधारभूत संरचना तथा मात्स्यिकी प्रबंधन द्वारा मछली पालन का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना है। गुमला के मछली पालक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। सुकर पालक भाइयों, बरसात के मौसम में सुकरों में अंतः परजीवी का प्रकोप बढ़ जाता है। सुकरों को इससे बचाने के लिए कृमिनाशी दवा दें। कृमिनाशी दवा के रूप में एल्बेंडाजोल या फिल्मेंडाजोल दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुकर पालक भाइयों, बरसात के मौसम में जमे हुए पानी में कई सूक्ष्म कीट और कृमि पलते हैं। जिन सुकरों को चरने के लिए बाहर छोड़ा जाता है, उनके लिए ये और भी घातक है। दूषित पानी पीने से सुकरों के पेट में कृमि पलने लगते हैं। इससे बचाव के लिए बाहर चरने वाले सुकरों को हर 3 महीने के अंतराल पर कृमिनाशी दवा दें, जबकि आवास में रहने वाले सुकरों को 5 महीने के अंतराल पर अनुशंसित मात्रा में अनुशंसित कृमिनाशी दवा दें। अगर वैसे पशुपालक, सुकर पालक जो अपने सुकरों को चराने के लिए छोड़ते हैं, तो हर 3 महीने पे उसका अंतः परजीवी नाशक दवा अल्बेंडाजोल या फेनमेंडाजोल 8 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से आप देते रहें। और अगर जो बाड़े में बंद करके रखते हैं, तो उसको 5 से 6 महीने पे एक बार कृमिनाशक दवा दे करके इससे बचाव हो सकता है। शिमला मिर्च की खेती के लिए अगस्त से सितंबर तक फसल लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी या अर्का गौरव लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में भारत या इंदिरा लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद की बुआई में 800 ग्राम बीज और संकर प्रभेद की बुआई में 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेद की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर तथा संकर प्रभेदों की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शिमला मिर्च के सामान्य प्रभेद कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव की औसत उत्पादन क्षमता 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद भारत और इंदिरा की औसत उत्पादन क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
कृषि यंत्र ग्रबर से खरपतवार निकालने का काम किया जाता है। राज्य के किसान कृषि उपकरण ग्रबर की सहायता से छोटी एवं कम गहरी जड़ों वाली खरपतवार को निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 15 से 18 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए मित्र कीटों की सहायता से जैविक उपचार करें। इसके लिए भिंडी फसल लगाने के 30 दिन से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोगार्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। बंधक कीट और फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जैसा कि मैंने कहा कि कृषि विशेषज्ञ स्टूडियो में बैठे आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन पहले आपको विषय तो बता दूं। आज का विषय है धान की खेती। इससे जुड़ी हुई सभी जानकारियों के लिए कार्यक्रम को अंत तक बिल्कुल देखिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। जब खेतों में चले हल तो देश को मिले बल। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान बिचड़ा का प्रबंधन किस तरह से आप करें और साथ ही साथ किस तरह से रोपाई या प्रत्यारोपण करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोरहाबादी रांची में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, हम तमाम जानकारियां आप तक आज पहुंचाएंगे कि किस तरह से आप धान की खेती करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं। धान झारखंड की प्रमुख फसल है जी। बड़े पैमाने पर यहाँ इसकी खेती की जाती है और कई तरह के खेतों में की जाती है, चाहे वो निचली ज़मीन हो, मध्यम ज़मीन हो, ऊंची ज़मीन हो। किसान जो हैं कितने क्षेत्र में अभी इस समय खेती कर रहे हैं? झारखंड में लगभग 18 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर धान की खेती की जाती है। तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। टाँड़ जो है, टाँड़ में ये 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे धान खेती की जाती है। और दोन जो है 3 में 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर, और दोन 2 में 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन, और दोन जो है आपका 1 है वहाँ पर 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे धान की खेती होती है। तो आपका जो दोन ज़मीन है वो 5 लाख में बढ़िया से वो लोग खेती करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है आपका दोन लगभग 3 में 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे ये खेती हो रही है। विस्तृत क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्रफल है इसका। तो जाहिर सी बात है कि किसान भाइयों को जानकारियां होनी चाहिए कि जोन 1, जोन 2, जोन 3 में किस तरह की खेती करें ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। डॉक्टर साहब, अभी का जो समय है ये तकरीबन मध्य जुलाई है आज, और ऐसी स्थिति में किसान भाई अभी क्या कर सकते हैं बिचड़ा के लिए? देखिए, किसान लोग जो है अभी जून से लेकर के अभी तक में वे तय कर चुके हैं कि हमें कौन सी वैरायटी लगाना है और कितना हमें जो है एरिया में हमें सीड चाहिए और कहाँ से लेना है। तो ये लगभग उनकी दौड़ भाग काफ़ी समय से चल रही है। तो उन लोगों को बीजा तो गिरा चुके हैं कुछ लोग, और कुछ लोग गिराने के लिए भी सोच रहे हैं। तो जो लोग गिरा चुके हैं उनको ध्यान ये रखना है कि अपने पास जो नर्सरी है उसमें पानी का अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसमें हल्का यूरिया का एक टॉप ड्रेसिंग दे देंगे जिससे उनका पौध जो हरा भरा रहे। और जो लोग किसान भाई अभी लगाने के लिए आजकल में सोच रहे हैं नर्सरी, तो वे धान की जो वेराइटियां हैं, दोन 1, दोन 2, दोन 3,
दोन एक मतलब लंबे अवधि की, जहाँ पर आपकी वैरायटी रहेगी लगभग 135 से 145 दिन की, जैसे स्वर्ण मंसूरी, सामा मंसूरी या BPT 5204, ये राजेंद्र कस्तूरी, ये इस तरह से जो है मंसूरी ग्रुप वहाँ पर लगाया जाता है जो काफ़ी लंबे दिन तक रह सकता है। और दो में जो है आपका 120 दिन का रहेगा, 120 से 125 दिन। यह जो है आपका ये वैरायटियाँ जो है जैसे आपका IR 64 है, IR 36 है, ड्राफ्ट रेसिस्टेंट है, और ये हजारी धानता जो है, ये दूसरा सहभागी है, MTU 1010 है, ललाट है। इन सब जो है वैरायटियाँ जो है आपकी 2 नंबर में लगती है, दोन 2 के लिए है, दोन ये 2 सब के लिए। अच्छा। और दोन जो है 3 में जो है वह जो लगभग 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये वैरायटियाँ आप जो है जिनका ज़मीन थोड़ा ऊंचा है वहाँ पर ले आकर के लगाते हैं, जबकि ये 7 लाख हेक्टेयर हमारे क्षेत्र में ज़्यादा क्षेत्र लगता है। तो यहाँ पर जैसे आप लगा सकते हैं, आपका ये हजारी धान है, या जो है बिरसा विकास 110 है, और तमाम तरह के जो कम दिन में हो जाती हैं, इन सबको लगाने का प्रयास करना चाहिए। और जो ऊपर टाँड़ में लगाते थे जो है डायरेक्ट सीडेड है, तो वहाँ पर अंजलि है, बंदना है, कलिंगा है, इन तमाम तरह की, ये CR 40 है। तो ये तरह की आप जो है वैरायटियाँ वहाँ लगाते हैं डायरेक्ट सीडेड के लिए जो है। बिल्कुल। और इसमें डॉक्टर साहब ऐसा है कि ध्यान इस बात का भी रखना है कि जो जिस खेत के लिए उपयुक्त है वो ही लगाना चाहिए। हाँ, इससे उनके ये सुविधा रहता है कि जब फसल कटने का टाइम है, मान लीजिए कम दिन की है और जा करके लंबे अवधि वाली जो जहाँ पे लगाते हैं 1 नंबर में लगा दिए, पक गया, अब उसको कैसे काट करके ले आएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो सीरीज़ है उसी हिसाब से लगाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो बिचड़ा तो लगा चुके हैं, आपने बताया भी कि टॉप ड्रेसिंग कर दें, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। जी। तो जब वो नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें और बीजोपचार कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, किसान लोग जो है जब भी आप नर्सरी डालें तो नर्सरी जो जैसे नर्स, तो वो आपका बहुत अच्छा देखभाल वहाँ होना चाहिए। जो बिछड़ा हमारा है तो उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद आपका पर डिसमिल लगभग 1 कुंटल की दर से गिराना चाहिए। और वहाँ पर लगभग 100 स्क्वायर मीटर में लगभग 1 से 2 किलोग्राम DAP और 1.5 किलोग्राम 2 बार जो है यूरिया, और MOP 1 किलोग्राम। तो जब 15 दिन का हो जाएगा तो फिर उसमें जो है 1.5 किलोग्राम यूरिया देते हैं। तो वहाँ नर्सरी एकदम स्वस्थ रहना चाहिए और प्रयास रहना चाहिए कि उसी समय हम वहाँ पर ये एजोस्पर्लम जो बैक्टीरिया है और दूसरी जो बैक्टीरिया है आपका PSB है, इन सबको भी ले जाना चाहिए, जिससे हमारा पौध में जो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा तो हमारे फसल में बहुत अच्छा हमारे लिए लाभदायक रहेगा। बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बहुत सारे किसान भाई हैं जो अंदाज नहीं कर पाते हैं। जैसे हम नर्सरी की बात करते हो तो 1/10वें भाग में हम कहते हैं, तो जब बीज दर की बात आती है तो वो किस तरह से निर्णय लें कि हमें कितना बीज डालना है, क्या दर होना चाहिए? देखिए, किसान भाई जो डायरेक्ट सीडेड जो है जो बुनते हैं खेत में, तो वहाँ पर 80 से लेकर के 100 किलोग्राम डायरेक्ट सीडेड डालते थे। अगर उसको हल के पीछे पीछे गिराना है तो 60 किलोग्राम लगेगा, और अगर जो ट्रेडिशनल पहले से लगाते आ रहे हैं तो 40 किलोग्राम लगेगा। अगर पतला दाना है तो वहाँ 25 किलोग्राम लगेगा, 25 से 30 किलोग्राम दाना है। अगर हाइब्रिड में आते हैं लगाने के लिए तो वहाँ पर 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और श्रीविधिम जब उतरते हैं तो 5 से 7 किलोग्राम, 5 किलोग्राम जो है पतला दाना रहेगा और 7 किलोग्राम थोड़ा मोटा दाना रहेगा। इस दर से हमको तय करना चाहिए कि हमारे पास बीज जो है हमें इतना लगेगा। बिल्कुल। आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी बीजें आती हैं जो पहले से ही ट्रीटेड रहते हैं, बीजोपचार किया हुआ होता है। तो अगर किसान भाई बीजोपचार करना चाहें तो उनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए, सभी किसान भाई से हमारा ये आग्रह है कि जो बीज होना चाहिए वो एकदम साउंड रहना चाहिए, हल्का नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए उपाय यही है कि आप 1 लीटर पानी में लगभग 200 ग्राम नमक डालें। मतलब ऐसे कुछ जगह पे लोग बोलते हैं अंडा डालें और वह जो धीरे धीरे तैरते तैरते ऊपर आ जाए, मतलब इतना कंसंट्रेशन उसका बन जाए। तो अब जो है उसमें बीज को हम गिराएंगे तो जो हल्का दाना है उसको छान करके बाहर कर दें। उसके बाद जो ठोस दाना है उसको निकाल करके पानी बढ़िया ढंग से नमक को हटा दीजिए। अब जो है उसमें बेबीस्टीन लगाने से क्या है, उसमें फंगल प्रॉब्लम को रुक जाएगा। और साथ ही साथ उसमें प्रयास करें, ये PSB है और एजोस्पर्लम,
ये बैक्टीरिया को लगा देने से हमारे ज़मीन में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हमें मदद मिल जाएगा और जो फास्फोरस की उपलब्धता है वह आसानी हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को उपयोग करना चाहिए। आजकल कहीं कहीं पर जो है जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया या पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया को भी लगाते हैं लोग। तो जैसा आपको सुविधा हो उसी हिसाब से करना चाहिए। तो ये चीज़ से उपचारित हो जाने से हमारे खेत में वहाँ फंगस रुक जाएगा और अच्छा साउंड सीड जाएगा। और उसको बीज को 12 घंटा पानी में डुबाना है। डुबाने के बाद 12 घंटा अंधेरे बोरे से, जूट के बोरे से ढक देना है। मॉइस्चर मिलेगा नम और उसके बाद हीट टेम्परेचर भी रहेगा, तो उससे वो जो स्प्राउट हो जाएगा। फिर ले जाएंगे नर्सरी में डालेंगे जो है, तो वहाँ पर आपको जल्दी से तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई जो हम बीज की बात कर रहे थे, बीज का प्रबंधन किस तरह से करें, कौन कौन सी प्रजातियां होनी चाहिए। अब इसका दूसरा क्षेत्र जो है वो है खेत में रुपाई करने की। तो जब हम खेत में रुपाई करेंगे तो रुपाई से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि फसल अच्छी हो? देखिए किसान बंधु जो है, आप सभी लोगों से आग्रह ये है कि ये सीज़न तो अभी तैयारी पे आ गया, लेकिन अगला बार आप प्रयास करें कि आपका जितना ज़मीन है पर एकड़ लगभग 10 से 12 किलोग्राम ढैंचा या सनई, तो ढैंचा लेकर के आप अपनी ज़मीन में गर्मा जुताई किए रहते हैं, तो जो मई का लास्ट टाइम रहता है उसमें ज़रूर डालें। उससे क्या होता है कि आपका ज़मीन में ये बायोमास भी मिल जाता है। गोबर खाद नहीं भी देंगे तो आपको लगभग 2.5 से कुंतल जो है बायोमास मिल जाता है, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाता है। तो आपका प्रयास रहना, और जो फास्फोरस देते हैं इधर या धान के लिए, उसी में ही हरी खाद में ही फास्फोरस दे दीजिए, तो आपका जो पौधा लगाएंगे धान में बहुत अच्छे ढंग से आपको प्राप्त होगा। तो अगला साल ये तैयारी ज़रूर करेंगे, लेकिन इस साल अभी गोबर की सड़ी हुई खाद आप लगभग 5 टन लगभग 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर कम से कम तो देना ही चाहिए। मतलब 2 ट्रैक्टर आप वहाँ पर ज़रूर ले आएँ, गोबर की सड़ी हुई खाद दें। और उसके बाद जो है उसको बढ़िया ढंग से जुताई करके पाटा मार दें, लेबल कर दें। और ये भी ध्यान रखें कि हमें जो मई में ये रबी में हम करेंगे, फसल लगाएंगे, तो हमें बुआई के लिए हमारा ज़मीन की भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पानी की निकासी जब हमें करना होगा तो हम आसानी से ऐसा ढलान बना के रखें जिससे हमारा पानी निकल जाएगा उस समय। तो पैरा क्रॉपिंग में हमारे लिए मददगार रहेगा। तो हम सबको मेड़ को दुरुस्त करना चाहिए बढ़िया ढंग से, खेत को जुताई करके पाटा करके एकदम बढ़िया लेबल कर देना है। और फिर अंतिम जुताई के समय उसमें जो उर्वरक है उसको लाना चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम उर्वरकों की बात करते हैं तो एक अनुशंसित मात्रा होती है। ये तो निर्भर करता है कि कौन सा खेत है, किस तरह की मिट्टी है, लेकिन आम तौर पर जो अनुशंसित मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, और क्या हर ये के लिए अलग अलग तरह की अनुशंसा की जाती है? अलग अलग ज़मीन के लिए अलग अलग अनुशंसा है, क्योंकि हमें अलग अलग ज़मीन में अलग अलग उत्पादन मिलने वाला है। तो जो हमारा जोन 1 नंबर है वहाँ पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और आपका 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास रहता है। तो जो नाइट्रोजन है उसको हम क्या करते हैं कि 50% बुआई के समय दे देते हैं, और फास्फोरस जो DAP के द्वारा देते हैं उसको शुरू में ही दे देते हैं, और पोटास जो है आपका शुरू के टाइम में देते हैं। तो मतलब शुरू के टाइम में पूरा ये DAP, पूरा फास्फोरस और आधा हिस्सा हमारा नाइट्रोजन जाता है। तो आजकल तो यूरिया भी जो लीचिंग के द्वारा बह जाता था, तो उसमें जो है नीम का ऑयल जो है लगा हुआ रहता है, तो उससे हमारा कम लॉस होता है। इस तरह से जोन 1 हो गया। जोन 2 में हम जो है 80-40-20 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 20 किलोग्राम पोटास। तो इसी दर से इसको भी हम कोशिश करेंगे 50% नाइट्रोजन रुपाई के समय, आपका 50% जो है आपका बाद में हम उपलब्ध कराएंगे, और दूसरा जो है उसमें फास्फोरस और पोटास जो है पूरी मात्रा देते हैं। और जब हम जो है आपका ये 2-3 नंबर है तो वहाँ 40-20-20 देते हैं, 40 नाइट्रोजन 20 फास्फोरस 20 पोटास, और डायरेक्ट सीडेड है 20-20-20 नाइट्रोजन 20 फास्फोरस 20 पोटास। तो इसको जो नाइट्रोजन हम देते हैं तो शुरू में 50% दे दिए। बिल्कुल, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि शुरू में तो 50% जो मात्रा है वो हमने खेत में डाल दिया, लेकिन जो 50% जो हमारे पास बचा हुआ है उसको हम किस तरह से विभक्त करें ताकि वो सही समय पर उसका ड्यूरेशन के हिसाब से हमको चलना होगा। लगभग हमें 4 सप्ताह पे 25% देना है, 2 नंबर 1, और फिर उसके बाद हम 7 सप्ताह के बाद उसमें देंगे जो है आपका 25%। तो ये हमारा 50% 25% हो गया, 3 हिस्सों में बढ़ गया 2 नंबर 1 में। और 2 नंबर 2 जब जाते हैं तो वहाँ ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए ड्यूरेशन वहाँ पर
3 सप्ताह, वहाँ 4 सप्ताह था, यहाँ 3 सप्ताह हो जाएगा, वहाँ 7 था तो यहाँ 6 सप्ताह हो जाएगा। तो हम उस हिसाब से शेष नाइट्रोजन को देंगे। और अगर हमारा जो है 2 नंबर 3 है तो वहाँ पर जहाँ 40-20-20 दे रहे थे तो 50% दे दिए बुआई के समय। अब जो है 25% है तो वहाँ 2 से 3 सप्ताह पे और फिर उसके बाद 6 सप्ताह पर हम इसको दे देते हैं, जिससे हमारे पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। कितना महत्वपूर्ण है, अगर मान लीजिए कि देर हो जाए या कुछ गड़बड़ी हो जाए तो फसल उत्पादन में इसका प्रभाव पड़ेगा? जरूर, जैसे कोई बच्चा भूखा है तो उसको हम एक ही बार तो भोजन नहीं देंगे, क्योंकि जो फास्फोरस और पोटास बहुत स्लो मूवमेंट होता है, तो पौधा शुरू से पा गया तो धीरे धीरे लेते रहेगा। लेकिन नाइट्रोजन का मूवमेंट जो है तो बहुत फास्ट होता है, पौधा पाया नहीं तो बह करके चला गया, बेकार हो गया। इसलिए उसको टुकड़े टुकड़े में देते हैं। कहीं कहीं पर तो आजकल इसको स्प्रे भी मारते हैं कि ज़मीन में या पौधे में अगर कमी हो गया तो उसको जो है 1 लीटर पानी में 10 ग्राम जो है यूरिया घोल दिए, घोल बना करके छिड़काव मार दिए। तो इस तरह से करते हैं। कहीं कहीं पर आजकल तो जो है यूरिया हम नहीं करते हैं, तो जानवर का जो मूत्र है उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, तो उसको जो है 10 परनी बना लेते हैं और फिर जो है 1 मग्गा लेकर के 10 मग्गा पानी में मिला करके छिड़कते हैं, तो हमारा बिना खर्चे का काम निकल जाता है। ऐसे भी उपयोग करते हैं लोग। जी जी, तो ये तो खेत की तैयारी हो गई, उधर बिचड़ा भी हमारा तैयार है। अब आती है बात रोपाई की। तो रोपाई जब हम करें तो किन बातों का ध्यान रखें? रोपाई में देखिए कि ड्यूरेशन के ध्यान में रख करके आप चलेंगे तो हमारा पौधा एकदम स्वस्थ रहना चाहिए। उसमें पानी पहले भर दीजिए जिससे रूट उसका जड़ न टूटे जो है, और फिर जो है इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड जो भी चला करके चलेंगे, क्योंकि जो डिजीज इंसेक्ट है वहीं रुक जाए। अब जब हम रोपाई करने आते हैं तो उसको उखाड़ते हैं, उखाड़ करके उसको उसमें मिट्टी खुद ही लगी रहनी चाहिए। मिट्टी हम धो देते हैं तो उससे जो है वो पौधा वीक हो जाता है, तो मिट्टी लगी रहनी चाहिए। और जब ड्यूरेशन के हिसाब से, मतलब वह अगर पौधा आपका 20 दिन का है तो वहाँ पर 1 से 2 पौधे रोपिए। अगर वह 25 दिन को हो गया तो वहाँ से 2 से 3 पौधे रोपिए। अगर वह 25 से 30 दिन का हो गया तो वहाँ 3 पौधा जरूर रोपिए। जो है ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए जो है कि हमारा जो है पौध को जो है मतलब जितने जितने दिन का उसी हिसाब से हम उसको रोकें। और लगभग हम अगर श्री विधि में जाते हैं तो वहाँ पर हम 10 से 12 दिन का पौधा है तो हम 1 पौधा वहाँ रोपना होता है, तो इसीलिए उसका बीज का जो रेट है वो कम होता है और ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, श्री विधि के बारे में भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो हम लगाते हैं 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा की जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या आदर्श समय होना चाहिए? कितने दिन, जैसे आज हमने बिचड़ा लगा लिया, और कितने दिन के बाद हम उसकी रुपाई करें ताकि फसल अच्छी हो? आइडियल कंडीशन रहता है कि आपको लगभग 18 से 20 दिन में उसको रोप दीजिए। तो अगर नहीं रोप पाते हैं तो धीरे धीरे पौधा बिछड़ा बूढ़ा होने लगता है, तो वहाँ पर टिलर्स कम निकलते हैं। इसलिए एक तो प्रैक्टिस है, अगर 1 महीना का हो गया तो उसकी मुंडी काट दीजिए। दूसरा प्रैक्टिस है कि दूसरे जगह जहाँ पानी नहीं गिर रहा है तो हमारा बिछड़ा भी तैयार है। अब हम क्या करें, तो हमें जो 1 एकड़ में रोपना है उसको हम 10 डिसमिल में कादो बना करके उसको रोप देंगे। जब हमारा पानी आ जाएगा फिर हम उसको कादो बना खेत को फिर वहाँ से उखाड़ करके हम ले जा करके रोपेंगे। कहीं कहीं ये प्रैक्टिस जो है दूसरे जगहों पर करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिस तो नहीं है। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जो 18 से 20 दिन का नर्सरी है, 21 दिन तक का नर्सरी है, उसको तत्काल रोप देना चाहिए। बिल्कुल। और श्री विधि से जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उनके लिए क्या विशेष सावधानी है? श्री विधि मतलब हाथ में 5 उंगली है, 5 कंपोनेंट उसका है। पहला है कि उसमें बीजा कम लगेगा, 5 किलो से 7 किलो लगेगा। दूसरा है उसमें 10 दिन का पौधा रहेगा, 10 दिन के पौधे को लगाना है। तीसरा है वहाँ पर उसको ये 8-8 इंच मतलब 25-25 सेंटीमीटर पर लगाना है, लाइन से लाइन, पौधा से पौधा। और चौथा है वहाँ पर एक पौध को लगाना है। और 5वां है 5 लाइन के बाद 1 लाइन को छोड़ देना है, तो नुकसान नहीं है, साइड से ज़्यादा टिलर आएगा। और उसके बाद और प्रैक्टिस ये है कि उसमें कोनो वीडर चलाना है। कोनो वीडर जो चलाने की बात है, मेन है कि उस कोनो वीडर चलाने के लिए लाइन लगाए हमने, चाहे सीधे लगाए चाहे आड़ी तिरछे लगाए। तो हम जो है उसको, मेन चीज़ होता है कोनो वीडर चलाने से उसका रूट जो है, पौध का रूट टूटता है। टूटने से क्या होता है, वो जो हॉरिजॉन्टल जा रही थी उसका रूट, वह वर्टिकल जाएगा, नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो नीचे से खुराक उठाएगा, पौधे की बाली की लंबाई बढ़ जाएगी, टिलर की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको रूट को तोड़ना मेन चीज़ है, रूट को तोड़ना। और हम जो है कोनो वीडर
या ऊषा वीडर या जापानी वीडर जो भी चलाते हैं, और आजकल ये मोटर से भी चलने वाले आ गए हैं। तो अब जो है उससे रूट जब टूट गया तो रूट टूटने के बाद नया सीधे रूट अब नीचे जाएगा, नीचे जाना शुरू नीचे करेगा। से खुराक ज़्यादा लेकर के आएगा। पौधे की लंबाई जो है पर तो नहीं, लेकिन उसका जो बाली है उसकी साइज बढ़ जाएगी, उसमें दाने की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टिलर्स बढ़ जाएगा, ये फ़ायदा होता है। बिल्कुल। इसके अलावा जब खेत में हम लगा लेते हैं, प्रत्यारोपण हो जाता है या रोपाई हो जाती है, बिचड़े जो हम लगा लेते हैं, उसके बाद फिर एक समय होता है कि उसमें खरपतवार निकलना शुरू हो जाता है। तो खरपतवार से काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हम ये जानना चाहें कि जो निराई गुड़ाई का जो काम है किसान भाई कब करें ताकि फसल अच्छी हो, उनको जो उर्वरक दिया गया है वो फसल को ही प्राप्त हो, वो नष्ट ना हो खरपतवार के माध्यम से। देखिए, खरपतवार रोकने के लिए आपको तो गर्मा जुताई करने से क्या है, उसी समय से ही सोच लेना है कि हमें गर्मा जुताई होना चाहिए। मिट्टी पलटने वाला हल से जोतना है जिससे धूप ज़्यादा लगे और उसमें पानी रोकने की ताकत ज़्यादा बढ़े। हमने रोपाई कर दिया, रोपाई करने के करीब 15 से 20 दिन के बाद हमको निकाई करने के लिए मैनुअली हम जो है हाथ से निकालते हैं। तो हाथ से जो भी निकालते हैं तो उसमें ज़्यादा लेबर लगता है और हरासमेंट होता है। ये अधिकतर महिलाओं को भी काम सौंप दिया जाता है और वह जितने खरपतवार निकाल करके हम मेड़ पर रख देते हैं और मेड़ पे चूहा का घर बन जाता है। तो कोनो वीडर चलाने से एक तो हमने बताया कि मिट्टी ढीली हो जाती है, ऑक्सीजन वहाँ डिजॉल्व ज़्यादा होगा, रूट ज़्यादा बढ़िया ढंग से विकसित होगा, तो एरेशन हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा है कि जो खरपतवार उसमें है वह टूटेगा, टूटने के बाद सड़ेगा, सड़ने के बाद वो खाद बन जाएगा। तो हमारा खेत में ही खाद की मात्रा से वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बन गया, हमें कहीं दूसरे बाहर जगह नहीं लाना पड़ा। लेकिन कुछ किसान भाई जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है वे अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको केमिकल यूज करना चाहिए विशेष परिस्थिति में। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, आपकी फसल अच्छी हो, आपकी आमदनी अच्छी हो, खेत लहलहाए, इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद किसान भाइयों।